हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग फाउंडेशन के नए लेक्चर में। तो आज इस जो हमारा लेक्चर है उसके बारे में हम ये जानेंगे कि जो नर्सिंग फाउंडेशन होता है या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है वो कैसे अहम रोल रखता है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में और कैसे इन्हीं में छिपी हुई है क्लिनिकल प्रैक्टिस का राज। आप हमेशा जानें, जब भी किसी बात आती है फाउंडेशन की, जब भी किसी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले एक फाउंडेशन होता है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत रहता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा मकान होगा, जो हमारी बिल्डिंग होगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो हमेशा ही जानदार होगा और शानदार होगा। तो इस बात को हमेशा रखें कि जब नर्सिंग प्रोफेशन होता है उस नर्सिंग प्रोफेशन में हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन रहेगा वो हमेशा जानदार रहना चाहिए, ताकि हम आगे की जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सकें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप कर सकें। तो स्वागत करते हैं, मैं मुकेश कुमार आपका इस हमारे नए चैनल IFA यानी कि इंटेंस फोकस एकेडमी में। तो अब तक हमने देखा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन क्या होता है। अब हम जानेंगे नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग कैसे हुआ, ठीक है, नर्सिंग का कैसे इंप्रूवमेंट हुआ, नर्सिंग के बारे में लोगों ने कैसे जाना, है ना। तो नर्सिंग जो होता है बेसिकली वो डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से, है ना। नर्सिंग लैटिन वर्ड से क्या होता है, जिसका मतलब होता है न्यूट्रायर, जो लैटिन वर्ड होता है न्यूट्रायर, जिसका मतलब क्या होता है न्यूरिशिंग, है ना। ये लैटिन वर्ड है न्यूट्रायर, दैट मींस न्यूरिशिंग, न्यूरिश करना मतलब पालन पोषण करना। नर्स जो होती है एक हमारे पेशेंट जो होता है उसको पालन पोषण करती है, उसका ख्याल रखती है, केयर करती है कि उसे जो हो किसी भी चीज की अगर दिक्कत हो रही है तो वो कंफर्ट फील करे, उसे केयर मिले, ताकि वो जो जिस डिजीज से सफर कर रहा है उस पार्टिकुलर डिजीज से उसे कंफर्ट फील हो। अब बात करेंगे नर्सिंग की डेफिनेशन की। तो ये जो नर्सिंग का डेफिनेशन है उसे एक ऑथर जिनका नाम है वर्जीनिया हेंडरसन, है ना, जो ऑथर है जिनका नाम क्या है वर्जीनिया हेंडरसन, उन्होंने लिखा था कि नर्सिंग इज प्राइमरली असिस्टिंग इंडिविजुअल्स सिक और वेल, है ना। नर्सिंग जो होता है वो असिस्ट करना होता है इंडिविजुअल्स को सिक और वेल, या तो वो ठीक है या बीमार हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग और इट्स रिकवरी, या तो वो एक्टिविटीज जिसमें वो परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर वो एक्टिविटी जिसमें वो रिकवरी कर रहा है, और टू ए पीसफुल डेथ। अगर हमारा पेशेंट नहीं रिकवर कर पाया तो एक शांतिपूर्वक डेथ जो होती है उसमें दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड नेसेसरी विल स्ट्रेंथ और नॉलेज, कि वो जो होगा वो अनएडेड बिना किसी सहायता के परफॉर्म करेगा अगर उसके पास नेसेसरी विल यानी इच्छा शक्ति और स्ट्रेंथ ताकत और नॉलेज होगा। तो जो नर्सिंग है उसे हम कहते हैं ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स एंड यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, है ना। तो इस चीज का ध्यान देंगे, जो नर्सिंग है उसे हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स। जो आर्ट्स होते थे उसमें ओल्डेस्ट और प्रोफेशन में यंगेस्ट कहते हैं। तो अब तक हमने देखा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, जो वर्जीनिया हेंडरसन ने हमें बताया था कि नर्सिंग इज प्राइमरली असिस्टिंग इंडिविजुअल सिक और वेल और इट्स कंट्रीब्यूटिंग टू हिज परफॉर्मेंस और रिकवरी दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड, यानी कि बिना किसी सहारे के परफॉर्म करेगा इफ ही हैड नेसेसरी विल स्ट्रेंथ और नॉलेज। अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग कि नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव जो पहला हम देखेंगे उसमें होता है कि प्रिपेयर नर्सेस फॉर बेड साइड केयर ऑफ पेशेंट्स, है ना। नर्सेस को प्रिपेयर करेंगे कि जो बेड साइड पेशेंट है उनका जो केयर करना है उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ही बेहद जरूरी होता है। कि देखिए नर्सेस जो होती हैं वो हमेशा से एक बैकबोन रही है हॉस्पिटल की। अगर हमारे हॉस्पिटल में नर्सेस नहीं रहे तो एक समस्या खड़ी हो सकती है और पेशेंट जो अटमोस्ट केयर चाहिए होगा वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इमीडिएट केयर और उनके वन कॉल अवे पे एक नर्सेस वहां खड़ी रहती हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि उन्हें वेल ट्रेनिंग मिले और वो हमेशा प्रिपेयर रहें उनके बेड साइड केयर के लिए। दूसरा जो पॉइंट हमारे साथ है कि दूसरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो ये होता है कि टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड बॉडी। नर्सेस को जो हमारे पेशेंट होते हैं या उनके अटेंडर या रिलेटिव्स होते हैं उन्हें ये बताना बहुत जरूरी होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका हेल्थ और बॉडी का क्या रिलेशन है, कैसे हमारा हेल्थ जो है वो बॉडी के पार्टिकुलर ऑर्गन और फंक्शन पे काम करता है, और कैसे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं अगर हम हमारी जो प्रैक्टिसेस रहती हैं, हाइजीन रहता है, वो सारी चीजें अगर मेंटेन रहती है तो हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये नर्सेस की ड्यूटी होती है, नर्सेस की ऑब्जेक्टिव होती है नर्सिंग में हमारा रहता है कि ये जरूर बताएं पेशेंट को कि हमें एडिक्वेट और साइंटिफिक फाउंडेशन और साफ सफाई हाइजीन जो है वो रखना ही होगा, ताकि हम जो हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से वर्कआउट कर सके। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कोऑपरेशन विद हेल्थ टीम। हमारे हॉस्पिटल में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो पेशेंट का केयर करना जरूरी होता है। तो एज ए नर्स
सबसे बड़ी चीज जरूरी होती है कि आपकी हेल्थ टीम से जो डॉक्टर हैं, ओटी असिस्टेंट हैं, या फिर और भी जितने भी प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनसे हमारा कोऑपरेशन बना रहे। अगर हमारा कोऑपरेशन उनसे नहीं बना रहेगा तो जो हमारा पेशेंट का केयर है वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे, है ना। समस्याएं खड़ी होंगी, रुकावटें खड़ी होंगी, तो उन रुकावटें और समस्याओं से बचने के लिए हमें ये जरूरी होता है, हर एक नर्स को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेट करे, कोऑपरेट करे और हेल्थ टीम जो उनके साथ मिलकर फंक्शन करे, ताकि जो हमारा पेशेंट हो वो फास्ट रिकवर करे और अच्छे तरीके से रिकवर होकर वो अपने घर जाए, ताकि फॉलोअप के लिए वो वापस आ सके। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कहता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनिशिएटिव एंड वंस रिस्पांसिबिलिटीज। ये बहुत जरूरी होता है कि नर्सिंग में हम ये सिखाएं कि इनिशिएटिव लेना कैसे शुरू करते हैं। मान लीजिए कभी कंडीशन इमरजेंसी आ जाती है तो ये बेहद जरूरी होता है कि अगर आप एक ट्रेंड नर्स हैं तो इनिशिएटिव लेना सीखे। आप उस मोमेंट पे आपको क्या करना है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस मोमेंट पे क्या आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस नहीं करनी है, इसके बारे में डिफरेंस पता हो। और जो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की या जो आपने काम, जो आपने एक्शन लिया, जो आपने पेशेंट के लिए एक्शन लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के बारे में। तो जब भी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात आती है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सबसे ऊपर होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1820 में हुआ था। ये क्वेश्चंस हमारे कभी पूछे जाते हैं और जरूरी होते हैं, स्टेट एग्जाम्स हो और इधर कोई भी एग्जाम हो, तो आप इसे लिख लें और हमेशा ध्यान रखें कि 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अब ये जो डेट है जो मैंने लिखी है यहाँ पे 21 अक्टूबर 1854, ये डेट भी हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में बहुत मायने रखती है। दिस डेट मार्क्स द इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। इस डेट के दिन क्या हुआ था ये जानना बेहद जरूरी होता है और ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 21 अक्टूबर 1854 को जब ऑटोमन एम्पायर ने युद्ध का ऐलान किया, जब वो फाइट हो रही थी उनकी जो अदर कंट्रीज से, तो उसमें क्या हुआ, क्रीमियन वार के दौरान बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको इंजरी हो गई और इंजरी का कारण ये था कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वो किया जो किसी ने पहले नहीं किया था। उन्होंने अपने साथ 2 ट्रेन नर्सेस और फिर फर्दर उन्होंने बाकी नर्सेस को ट्रेन किया और टोटल 45 नंबर्स ऑफ नर्सेस को लेकर वो गई और वो दिन में तो इलाज उनका करती ही थी, दिन में केयर करती ही थी, वो रात में भी उन्हें घूम घूम कर देखती थी क्या उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला या नहीं मिला, क्या उन्हें प्रॉपर केयर मिल रही है फिर नहीं मिल रही है, ताकि जो उनका फंक्शनिंग हो, बॉडी फंक्शनिंग हो, प्रॉपर तरीके से हो सके, वो केयर में रहें और साथ साथ रिकवरी जो हो उनकी तेज हो। तो जो 21 अक्टूबर 1854 है उस दिन जो था बेसिकली उस डेट को नाइटिंगेल गई और ऑटोमन एम्पायर के लिए हेल्प किया ताकि ऑटोमन एम्पायर राइज हो सके। तो जो नाइटिंगेल थी वो रात में भी घूमती थी, लैंप लेके सेवा करती थी। दैट्स वाई जो ये क्वेश्चन है हमेशा आता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प की उपाधि दी गई थी, लेडी विद द लैम्प। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी हिस्ट्री बात होगी नर्सिंग में तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम बहुत ही ऊंचे और सही तरीकों से लिया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि हमारा जो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग क्या था, नाइटिंगेल के क्या अप्रोच था, नाइटिंगेल की क्या महत्वता थी, वो सारी चीजें देख ली। मैंने एक डेट बताई थी ना, 12 मई 1820 को नाइटिंगेल का जन्म हुआ था ना, बॉर्न डेट है ये, बॉर्न डेट ऑफ नाइटिंगेल, डेट ऑफ बर्थ थी इनकी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी तो इनकी बॉर्न डेट थी। तो ये क्वेश्चन जो हमारे स्टेट एग्जाम्स हो, आइदर नॉर्सेट वगैरह हो, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं कि हम इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाते हैं, है ना। DSSB होता है ना, DSSSB, आइदर ESIC और भी एग्जाम्स, या फिर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी कभी जो होता है ना MCQ के क्वेश्चंस आ जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी, कि हम कब इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाए जाते हैं। तो हम नर्सिंग में नाइटिंगेल की महत्वता दिखाने के लिए, महत्वता बताने के लिए हमें ये बताना होता है कि 12 मई 1820 जो होता है, जो 12 मई होता है वो इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है। तो ये जो हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट है हमेशा याद रखिएगा, 12 मई इज नोन एज इंटरनेशनल नर्सेस डे। दिस डे इज नोन एज इंटरनेशनल नर्सेस डे।
तो ये बाकी एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग क्या होता है ना, नर्सिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी होता है कि हम जब नर्सिंग कर रहे होते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही नर्सिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रह पाएगा तो हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस उतनी एक्वायर और उतनी एक्यूरेट नहीं हो पाएंगी जितनी हमें होनी चाहिए। तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है नर्सिंग का, वो कहते हैं द आर्ट ऑफ नर्सिंग, है ना, नाम में ही छुपा है आर्ट। आर्ट पहचानना बहुत जरूरी होता है कि नर्सिंग का आर्ट क्या होता है, और इसमें देखेंगे कि होता क्या है। तो जो पहला पॉइंट होता है हॉलिस्टिक क्लाइंट केयर, है ना। क्लाइंट केयर जो होता है हमेशा हॉलिस्टिक होना चाहिए। हॉलिस्टिक मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हॉलिस्टिक होल अप्रोच, है ना, सोशल, मेंटल, फिजिकल। जैसा कि आपको जो पहला जो टॉपिक होगा CHN का, तो उसमें नितेश सर ने बताया होगा कि जो हमारा जो हेल्थ होता है वो होता है कंप्लीट सोशल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, है ना, एंड साइकोलॉजिकल भी होता है। तो वो देखेंगे कि पार्टिकुलरली जो हॉलिस्टिक केयर होता है हमारा, वो सोशल भी होता है, मेंटल भी होता है, और जो बाकी स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, ठीक है, सारे एंगल से देखते हैं, सारे अप्रोच करते हैं। तो हॉलिस्टिक केयर करेंगे, ये नहीं कि हम पेशेंट की केयर जब करेंगे तो उसके कल्चर को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके फिजिकल जो नीड्स हैं उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसके जो मेंटल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर हम केयर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम उसकी हॉलिस्टिक केयर करते हैं, उसके सारे नीड्स का ख्याल रखते हैं, अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं ताकि उसे कंफर्ट फील हो, ताकि वो जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसमें कोऑपरेट कर सके, है ना। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा पॉइंट इसमें आता है आर्ट ऑफ नर्सिंग में, जो नेक्स्ट बात है वो कहती है कि अबव एवरेज इंटरपर्सनल स्किल्स। तो नर्सिंग में जो आर्ट होना चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए नर्सिंग में कि आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो हमेशा जो है अबव एवरेज होनी चाहिए। बाकी लोगों के मुकाबले आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए, ताकि जो आपका क्लाइंट हो, जो आपका पेशेंट हो, आप उसे कन्विंस करा सके नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, आप उसे अच्छी तरीके से समझा सके कि उसके राइट्स क्या हैं, और आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में क्लाइंट को समझाना, ताकि वो कोऑपरेट कर सके। अगर हमारा क्लाइंट या हमारा पेशेंट इस बात को नहीं समझेगा कि हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपसे वो कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा, वो ध्यान रखेगा, वो आपको इनकोऑपरेशन मिलेगी वहां पे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कभी कोई भी प्रोसीजर करें तो अपने पेशेंट को बता के करें कि हम ये प्रोसीजर जो है आप पे ऑपरेट करना चाहते हैं, क्या आपका कंसेंट है या नहीं है। अगर कंसेंट रहता है तो हम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जो अगला आर्ट है नर्सिंग का, उसमें कहता है कि द मेकिंग साउंड जजमेंट्स दस एवर्टिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड जजमेंट्स करना। आप किसी पेशेंट को देख के कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं पास करेंगे जिससे उसे लगे कि ये बातें जो हैं झूठी हैं। आप वैसे जजमेंट पास करें जैसे लगे कि आपको जो साइंटिफिक जजमेंट्स है ना, जो साइंटिफिक जजमेंट जो बेस्ड है रियलिटी पे, ऐसे जजमेंट नहीं जो आपने इमेजिनेशन पे जज कर लिया हो या बेस कर लिया हो, है ना। तो वैसे जजमेंट्स बताएंगे, वैसे ही साइंटिफिक चीजें समझाएंगे हमारे पेशेंट को, क्लाइंट को, ताकि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम हो, एक चीज होती है ना एक्यूट और पोटेंशियल, एक्यूट या फिर हम कहते हैं क्रोनिक, है ना, दूसरी चीज होती है क्रोनिक। प्रॉब्लम जब छोटे स्तर पे रहती है ना, स्मॉल लेवल पे रहती है ना, जब स्टार्टिंग फेज में, तो कहते हैं कि एक्यूट प्रॉब्लम, है ना, एक्यूट। और जब प्रॉब्लम ज्यादा बड़े लेवल पे चली जाती है तो क्रोनिक कहते हैं। जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होती है उसे हम क्रोनिक से रिलेट करते हैं ना, कि पोटेंशियल प्रॉब्लम हो चुकी है इन्हें और उससे डील करने के लिए हमें ऑपरेट या कोई प्रोसीजर फर्दर करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि वैसे जजमेंट्स और वैसे प्रोसीजर अपनाएं या वैसे चीजें एक्शन करें जिससे जो हमारा पोटेंशियल प्रॉब्लम हो उसे हम अवॉइड कर सके, उससे हम टाल सके, और जो हमारी जो डिजीज हो वो एक्यूट फेज में ही ट्रीट हो जाए, पेशेंट जो हमारा हो एक्यूट फेज में ही ठीक हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, जो नया हमारा कंसेप्ट है उस पर सेकेंड कंसेप्ट का नाम है कॉम्पिटेंस, है ना, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, है ना, योग्य, काबिलियत, योग्य, काबिलियत, काबिल है या नहीं है, योग्य है या काबिल है, कॉम्पिटेंस, है ना। तो जैसा आप जानते हैं नर्सिंग के लिए जरूरी होता है, कोई भी नर्स होता है, हम भी हैं कि स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट जब भी आते हैं, आप लोग आते हैं, हम मैंने भी आया होगा, जो भी आए होंगे, तो आप किसी एग्जाम को क्रॉस करके आएंगे ना, पास करके आओगे, आपने किसी एग्जाम को दिया होगा, तब आप एक नर्सिंग की जो डिग्री है उसके लेने के लिए आप यहाँ पे किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे या किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कॉम्पिटेंट हो, है ना, आप योग्य हो, काबिल हो, तब आप जाके नर्सिस के बारे में पढ़ें, नर्सिंग के बारे में पढ़ें। तो जो पहला आता है इसमें कॉम्पिटेंस में पहला जो हमारा आता है वो कहता है नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, है ना।
आप जब एक काबिल जो योग्य नर्स होती है, जो कॉम्पिटेंट नर्स होती है, उसमें नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं। हॉस्पिटल में हम हमेशा देखते हैं बहुत सारी जो मशीन्स होती हैं, बहुत महंगी महंगी मशीन्स होती हैं, बहुत अच्छी मशीन्स होती हैं, जिन्हें चलाने के लिए आप में टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। पेशेंट में कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज हम कोई प्रोसीजर नहीं करते हैं, पेशेंट को दिक्कतें हो सकती हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा जो नर्स हो वो एक कॉम्पिटेंट हो, नॉलेजेबल हो, उसके पास टेक्निकल स्किल्स हो। अगला जो पॉइंट है वो कहता है डेप्थ ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी है ना, कि आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस का डेप्थ हो। अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है तो आप एक कॉम्पिटेंट नर्स नहीं कहला सकते। आपके लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अटमोस्ट जरूरी होती है कि आप अच्छे तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिस करो और इसके बारे में जानो कि नर्सिंग में केयर कैसे करते हैं, नर्सिंग केयर क्या होता है, ताकि जो है ना कभी जरूरत पड़े आपको, अगर इमरजेंसी सर्विसेज पड़े तो आप अपनी प्रैक्टिस को अप्लाई कर सको और फर्दर पेशेंट को रिलैक्सेशन, कंफर्ट महसूस हो सके। जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉम्पिटेंस में, वो कहता है क्रिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कभी कभी होता है कि ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बहुत जरूरी होती है ना। अगर आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं कर पाता है तो वो चीजें कॉम्प्लिकेट कर देती हैं पेशेंट के लिए भी और आपके लिए भी। तो याद रखें, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग ध्यान रखें, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट नर्स के पास होनी चाहिए, ताकि जो नर्सिंग सर्विसेज हो वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के फर्दर अप्रोच हो सकें और फर्दर हम जो पेशेंट का है वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करा सकें। तो अब तक हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में जो पहला कॉन्सेप्ट था आर्ट ऑफ नर्सिंग, जिसमें क्या करते थे हम, क्लाइंट सेंटर्ड है ना, होलिस्टिक केयर करते थे, क्लाइंट सेंटर्ड फोकस करते थे, उसके हिसाब से, उसकी जो नीड्स थी उसके हिसाब से हम हमेशा काम करते थे, प्रोसीजर करते थे। या फिर जो हमारी स्किल्स थी वो अबव एवरेज इंटरपर्सनल स्किल थी है ना, कम्युनिकेट करना हो कोई प्रोसीजर को पेशेंट से या उसके रिलेटिव से, तो जो हमारी स्किल्स रहती थी वो अबव एवरेज रहती थी कि है ना, अच्छे तरीके से हम उसे कम्युनिकेट कर पाए या उसे अच्छे तरीके से बता पाए। तो उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कंसेप्ट था उसमें कहते हैं कॉम्पिटेंस है ना। कॉम्पिटेंस बहुत जरूरी होता है, अगर आप योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, तो आपकी काबिलियत है नहीं, तो आप नर्सिंग प्रैक्टिसेस करने के लिए इनएलिजिबल है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है और बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और योग्यता आप साबित ना कर पाए है ना। तो अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कॉम्पिटेंस शो करें, नर्सिंग प्रैक्टिसेस को शो करें और अच्छे तरीके से कर पाए। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो जो तीसरा पॉइंट होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस है ना। इसमें होता है क्या, हमारा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस में कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना। कोलैबोरेशन करना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे ओटी असिस्टेंट हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ कोलैबोरेट करना बहुत ही और बेहद ही जरूरी, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम कोलैबोरेट नहीं कर पाए तो जो हमारे पेशेंट को केयर मिलनी चाहिए थी, जो अटमोस्ट उसकी नीड्स थी, वो नीड्स को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब हम नीड्स पूरा नहीं कर पाएंगे, जो उसकी केयर, जो होलिस्टिक केयर होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, तो हम एज ए नर्स फेल कर जाएंगे वहां पे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एज ए नर्स आप कोलैबोरेट करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, जो भी हॉस्पिटल में उनके साथ। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस में कि मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स वर्क्स साइमल्टेनियसली है ना, साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स वर्क्स को भी करना है। एक तो खुद होता है कि अपना काम करना, आपके जो पर्सनल वर्क्स है उसको भी करना, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स वर्क्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्क्स होंगे, सपोज आप नर्स हो और जो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स वर्क्स आ रहे हैं, एक ही साथ आपको दो काम करने पड़े, तो वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। एज ए नर्स आप में वो कैबिलियत होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स वर्क्स को भी एक साथ ही कर सको। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस में आता है वो कहता है कि हैविंग ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल मैनर। ये हमेशा जरूरी होता है कि आप खुले दिमाग के हो और नॉन जजमेंटल मैनर हो। अगर आप जज करोगे किसी पार्टिकुलर पेशेंट को उसके हुलिये से, उसके रहन सहन से, उसके खाने पीने के तरीके से, तो आप एज ए नर्स आप कैपेबल नहीं हो कि आप उसका ट्रीट कर सको। तो आप ये हमेशा बात रखें, गरीब हो अमीर हो उसे हमेशा एक नजर से देखें और वैसे ही सेवा भाव से करें जैसे सभी की सेवा भाव की जाती है। समान सेवा भाव से करेंगे तो आपको उसका दिखेगा रिजल्ट्स। अगर आप समान सेवा भाव से नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स वैसे फ्रूटफुल नहीं आ पाएंगे और हमारा जो केयर होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जो नेक्स्ट हमारा आता है, जो फोर्थ पॉइंट होता है, जो है ना कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग में चौथा पॉइंट होता है वो होता है पर्सनल कमिटमेंट्स। तो जैसा नाम है पर्सनल कमिटमेंट ना, कमिटमेंट क्या होता है, जो अपने से किए हुए वादे होते हैं, कमिट करते हैं, जो हमने कमिट किया है किसी से, या खुद से किया या किसी और से किया है। तो जो पहला होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। एज ए नर्स आप खुद से वादे करो, खुद को समझाओ कि जो
बाउंड्रीज होती हैं, जो लिमिटेशंस है हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस की, उसके बाहर नहीं जा सकते हम। कुछ चीजें होती हैं जो हम उसके बाहर नहीं जा सकते, नर्सिंग प्रैक्टिस के बाहर नहीं जा सकते, तो उसके दायरे में रह के काम करेंगे और पेशेंट को ये बात अच्छी तरीके से समझानी भी है, कम्युनिकेट भी करना है कि जो हमारा जो दायरा है वो हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर ही है, उस दायरे के हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटीज, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी कैपेबिलिटीज में कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, कैपेबिलिटीज में कॉन्फिडेंस नहीं दिखते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और जो पेशेंट होता है वो आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा तो वो डरा सहमा रहता है, एंग्जाइटी रहती है, उसको एंग्जियस रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट दिखे और साथ ही साथ दिखने के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप एक्शन कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं पार्टिकुलर पेशेंट पे, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप खुद जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ के वो चीजें देखो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है पर्सनल कमिटमेंट में, वो ये है कि हैविंग बैलेंस्ड लाइफस्टाइल विद एडवांस प्रोफेशनल प्रैक्टिस, है ना। नर्सिंग आज के डेट में धीरे धीरे जो पहले हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा नर्सिंग की, है ना, हिस्ट्री में जो था हमारा, जो पहले कैसा था कि लैंप लेके चलते थे, लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, नर्सिंग जो तो आगे बढ़ा। हमारे इंडिया में ही देख लें, 1905 में जब जाएंगे तो ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना था, है ना। जो नर्सेज का ट्रेंड एसोसिएशन था वो 1905 में था। 1908 में जब आए तो एक नर्सिंग के लिए जो है ना जो खोला गया, इंस्टीट्यूशन खोला गया नर्सिंग के लिए कि आप नर्सेज को पढ़ाओ, नर्सेज को ट्रेन करो, उसके बारे में बताओ। तो उसके साथ ही ये बहुत जरूरी है एक नर्स को कि बैलेंस लाइफस्टाइल का रहना बहुत जरूरी है। 1943 की बात करेंगे तो भोरे कमेटी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी कि जो 1943 में जो ऑर्गेनाइज किया था 1946 में वो रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि जो नर्सिंग में एडवांसमेंट की बहुत जरूरत है और सुधार की जरूरत है, ताकि जो आगे है हमारा जो प्रैक्टिस हो वो सही तरीके से हो सके। और जब नेक्स्ट देखेंगे क्वालिटीज ऑफ नर्स, है ना, नर्स की क्वालिटीज क्या होती हैं, एक नर्सिंग प्रोफेशनल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल। हम जो है ना एक नर्सिंग प्रोफेशन जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, आप जो कर रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशन या प्रोफेशनल, तो एक नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज एक नर्स में क्या रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जो पहली जो क्वालिटीज हैं जो नर्सिंग में होनी चाहिए वो होती है ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप कोई भी प्रोसीजर करो, आप कोई भी अगर पार्टिकुलर कोई प्रोसीजर अगर किसी पेशेंट को समझा रहे हो तो ये जरूरी है कि ऑनेस्टी रखो। आप उससे झूठ बोल के या किसी तरीके का मन बहलाकर वो प्रोसीजर कर लो, ये नर्सिंग प्रोफेशनल या नर्सिंग प्रोफेशन के एथिक्स के खिलाफ है। एथिक्स जो होती है हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं, है ना, एथिक्स के बारे में सभी जानते हैं, जो मोरल वैल्यूज होते हैं हमारे, जो उसूल होते हैं। तो कहीं भी नर्सिंग प्रैक्टिस या नर्सिंग प्रोफेशनल होते हैं तो ऑनेस्टी होती है। अगर ऑनेस्ट तरीके से आपने उसको प्रोसीजर नहीं किया या ऑनेस्ट तरीके से जो आपका जो काम था आप वो नहीं कर रहे हो, तो ये नर्सिंग प्रोफेशन के एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऑनेस्टी पूर्वक काम करें और ईमानदारी पूर्वक करें। जीवन में ईमानदारी से काम करने से सब चीजें भी अच्छी हो जाती हैं, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा लॉयल्टी। जो लॉयल्टी जो वर्ड है ना, लॉयल, है ना, ईमान, जो हमें लॉयल्टी लॉयल रहना है आपको, है ना, उसके साथ निष्ठा पूर्वक रहना है। कभी भी पेशेंट के साथ धोखेधड़ी नहीं करना, या कोई भी चीज ऐसा नहीं करना जिससे पेशेंट को हर्ट हो। हमेशा लॉयल रहना है उसके केयर को लेके, उसके होलिस्टिक केयर को लेके, अप्रोच के लेके। अगर और साथ ही साथ एक बार चीज का ध्यान रखिए, अगर आप पेशेंट के साथ लॉयल्टी रखते हैं, लॉयल रखते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करेगा तो आपका जो केयर है, जो आपका होलिस्टिक केयर है, उसका जो है चांसेस रहेगा कि रिकवरी वो जल्दी करेगा और तेजी से करेगा। और लॉयल्टी की जब बात आती है तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति भी लॉयल रहें और उसको निष्ठापूर्वक करें, ताकि जो आपका जो आगे का कोर्स हो वो सफलतापूर्वक पूरा हो सके, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या कहता है, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, डिसिप्लिन का रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और ओबीडियंट नहीं हो तो आप चीजें खराब हो जाती हैं और हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वैसा ही है कि अगर आप टाइम पे हॉस्पिटल या टाइम पे चीजों को नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, ओबीडियंट नहीं रहोगे, तो पेशेंट के साथ दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी होता है कि जो पेशेंट का जो टाइम होता है ना, पेशेंट को मेडिकेशन देने की टाइमिंग जो है 9 AM है, आइदर 10 AM है और या फिर 2 PM है। हम कभी कभी 10 AM या 2 PM की बजाय उसे 3 PM या और 11 AM के हिसाब से दवाइयां देते हैं, मेडिकेशन दे देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा मेडिकेशन का वो होता है सर्कुलर रिदम हो जाता है, मेडिकेशन का जो हमारा
साइकिल चलता है वो बिगड़ जाता है ना। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आइदर पेशेंट के साथ डील करने में हो या आपकी पढ़ाई में हो या फिर कोई भी तरीका हो, डिसिप्लिन और ओबीडियंट का रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है कर्टसी। कर्टसी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो देखिए कर्टसी होता है कि अगर मैं एज ए नर्स काम कर रहा हूं किसी हॉस्पिटल में और मेरे साथ जो बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशन काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, आइदर डॉक्टर हो, आइदर ओटी असिस्टेंट हो, आइदर वार्ड बॉयज हो, तो हमें ये चीज हमेशा कर्टसी करनी चाहिए कि हमें उनको कंसीडर करना चाहिए, है ना। एक हॉस्पिटल चलाने के लिए एक पार्टिकुलर कोई भी जो हमारा हॉस्पिटल चलता है उसमें हमेशा ध्यान रखें कि हॉस्पिटल सिर्फ एक पर्सन या सिर्फ एक डॉक्टर एक नर्स के भरोसे नहीं चलता है, वो चलता है तो सबके कोऑपरेशन से, वो सबके कोलैबोरेशन से चलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कर्टसी जो है उनको कंसीडर करें, उनके कार्य को सराहें, उनके काम को सराहें। अगर हम लोगों के काम को सराहेंगे तो वो सफलतापूर्वक मन लगा के काम करेंगे। उन्हें कर्टसी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रेडिट देना जरूरी होता है किसी को भी। अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो चीजें दिक्कतें होंगी और जो हमारा जो हॉस्पिटल है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो हमारे साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे जो क्वालिटीज में जो 5वीं क्वालिटीज होती है वो क्या होनी चाहिए, 5वीं क्वालिटी डिग्निटी, है ना। इज्जत है, डिग्निटी। हर कोई चाहता है कि इज्जत के साथ लोग उससे पेश आए, अच्छे तरीके से बात करें। सबकी एक डिग्निटी होती है, आप नर्स हो या फिर कोई और पेशेंट हो, कोई और उसका अटेंडर हो, तो आप हमेशा एज ए नर्स हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि किसी से भी अच्छे तरीके से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से उससे बात करें, उसकी इज्जत का ख्याल रखें, तो वो आपकी इज्जत का भी ख्याल रखता है, सबकी चीजें सुचारू रूप से चलने लगती हैं। और जो अगला पॉइंट हमारे साथ जुड़ रहा है, क्वालिटीज, अगली क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, तो नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल की अगली क्वालिटी क्या रहनी चाहिए, तो ये है कि पर्सनल अपीयरेंस। ये बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से साफ सुथरे, हाइजीन, है ना, सब तरीके से आप जाओ और पेशेंट से मिलो। अगर आप साफ सुथरे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, पर्सनल अपीयरेंस खराब रहा और आपका जो है ना हाइजीन ठीक नहीं रहा, तो जो पेशेंट होता है वो आपको गलत तरीके से जज करता है। एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आपको जज करने का कोई हक नहीं है कि आप किसी पेशेंट को उसके कार्य से, उसके तरीके से, रहने से जज करो, क्योंकि पेशेंट होता है वो यूं ही आते हैं। हम नर्सिंग प्रोफेशनल हैं तो हमें नहीं जज करना होता, लेकिन जो हमारा पेशेंट होता है वो हमारे पर्सनल अपीयरेंस से बहुत जज करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका पर्सनल अपीयरेंस गुड लुकिंग हो, है ना, गुड लुकिंग हो, वेल मेंटेन्ड हो, well maintained, well dressed, है ना, well dressed या good sense of dressing, हमेशा ध्यान रखें इस चीज का कि आपका पर्सनल अपीयरेंस जो हो वो बहुत ही सुंदर और शानदार रहना चाहिए। कि आप जब भी मिलो उससे चीयरफुल तरीके से मिलो, पेशेंट को ये एहसास ना हो कि पेशेंट प्रॉब्लम में है ना, हम उसकी प्रॉब्लम कम करने के लिए जाते हैं। एज ए नर्स हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि पेशेंट का जो हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस हो उससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो पेशेंट को हमेशा कंफर्ट फील कराने के लिए हमारा अपीयरेंस चीयरफुल तरीके से मिले, अच्छे तरीके से उसका अभिवादन करें ताकि वो आप पे भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। और जितना जल्दी वो ट्रस्ट करेगा, जितनी जल्दी वो बेहतर आपसे कोऑपरेट कर पाएगा, कोलैबोरेट कर पाएगा, उतना ही जल्दी उसकी रिकवरी स्पीडली होगी, है ना। और जो नेक्स्ट हमारे साथ क्वालिटी आती हैं, जो नर्सिंग क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, वो है ऑब्जर्वेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। ये बहुत जरूरी होता है कि आप ऑब्जर्व कर सको, पेशेंट को अडेप्ट कर सको, है ना। कोई भी कंडीशन अगर कंडीशन सीवियर हो रही है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपने काम डाउन रह के वो सारी चीजों को डील करनी है जो जरूरत है, सिचुएशन जो डिमांड करती है। तो आप हॉस्पिटल में हो या फिर अपने क्लासेस में हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि ऑब्जर्व करना सीखें। बोलने से ज्यादा जरूरी होता है कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, अगर हम चीजों को देखेंगे, सारे जो हमारे मेजरमेंट होते हैं, सारे मैनुअल्स होते हैं, उन सब चीज को देखेंगे और अडेप्ट करेंगे सिचुएशन के साथ, उतनी ही सिचुएशन अच्छी होंगी, उतनी ही पेशेंट की जो कंडीशन होगी वो बेहतर हो जाएगी। जो अगली क्वालिटीज आती है नर्सिंग या नर्सिंग प्रोफेशनल की या नर्स की आती है, जो होती है जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। आपको किसी भी कंडीशन में अपना आपा नहीं खोना है। एज ए नर्स आपको जेंटल रहना है, शांत रहना है, शांति प्रिय तरीके से सारी चीजों को संभालना है। अगर आप जेंटल तरीके से संभालते हो, शांति प्रिय तरीके से संभालते हो, सारी चीजें करते हो, तो कंडीशन जो होती है, जो सिचुएशन होती है, वो बहुत हद तक सुधर जाती है और बहुत हद तक काबू में भी आती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एज ए नर्स आप जेंटल हो और क्वाइट रहें, शांत रहें, ऑब्जर्व करें चीजों को, सिचुएशन को अडेप्ट करें, है ना।
तो आज हमने ये देखा कि क्वालिटीज में नर्सिंग प्रोफेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला जो हमारा ऑनेस्टी है, दूसरा लॉयल्टी है, निष्ठा पूर्वक रहना है ना, थर्ड जो है डिसिप्लिन और ओबीडियंस है, और फोर्थ है कर्टसी, कंसीडर करना है, किसी के काम को कंसीडर करना है कि हम वो पार्टिकुलर पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं, आपके काम की सराहना कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है डिग्निटी, किसी के साथ भी अच्छे तरीके से अच्छे आचरण के साथ पेश आना है। तो नेक्स्ट छठा क्वालिटी है वो छह क्वालिटी कहती है पर्सनल अपीयरेंस, है ना। छठी क्वालिटी क्या कहती है, पर्सनल अपीयरेंस। आपका पर्सनल लुक गुड लुकिंग रहना चाहिए, वेल ड्रेस रहना चाहिए, वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारे साथ है ऑब्जर्वेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालनी चाहिए, ऑब्जर्व करना है और एडेप्ट करना है, सिचुएशन क्या कहता है। और लास्ट वन इज जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। जेंटलनेस शांतिपूर्ण तरीके से आना है और आपा नहीं होना है, कोई सिचुएशन वहां नहीं हो, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले बहुत जरूरी बात होती है कि पैनिक हो जाते हैं हम लोग, कोई भी कंडीशन देख के पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हमें पैनिक नहीं होना है और शांतिपूर्वक तरीके से सारी चीजों को डील करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या होता है नर्सिंग का वो पढ़ा, है ना। हिस्ट्री नर्सिंग की क्या थी, नाइटिंगेल का क्या योगदान था, नाइटिंगेल का डेथ बर्थ सबको याद है, 12 मई है ना, हमेशा याद रखिएगा। इंटरनेशनल नर्सेस डे उसी दिन मनाते हैं, ये क्वेश्चन आता भी है वो से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर स्टेट एग्जाम, कभी कभी एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना, ये स्टेट एग्जाम्स या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें 12 मई इज नोन एज इंटरनेशनल नर्सेस डे। एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, जिसमें हमने पढ़ा था द आर्ट ऑफ नर्सिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैक्टिस, कॉम्पिटेंस, है ना। उसके बाद भी जो क्वालिटीज थी वो हमने पढ़ी कि क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए एज ए नर्स, है ना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिग्निटी, और साथ ही साथ जो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें रहनी चाहिए। तो आज की क्लास इतनी ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। सारे लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आज की क्लास आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई है। और थैंक यू। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्सेस। धन्यवाद।